सिनेमा की इस बेहद खूबसूरत और पुरानी दुनिया में जब भी हम सबसे बेहतरीन और सदाबहार कहानियों की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में कुछ खास नाम अपने आप आ जाते हैं। भारतीय सिनेमा के इतिहास में साल 1982 में एक ऐसा ही महाधमाका हुआ था जिसने पर्दे पर एक नया इतिहास रच दिया था। इस बेहद मशहूर और दिल को छू लेने वाले चलचित्र का नाम है शक्ति। ये सिर्फ एक साधारण फिल्म नहीं थी, बल्कि ये दो महानायकों के महामिलन की एक ऐसी दास्तान थी जिसने दर्शकों के रोंगटे खड़े कर दिए थे। इस बेमिसाल चलचित्र का निर्देशन उस दौर के सबसे कामयाब और होनहार निर्देशक रमेश सिप्पी ने किया था, जिन्होंने इससे पहले शोले जैसी बड़ी फिल्म बनाकर देश में अपनी एक अलग पहचान बनाई थी। इस कहानी को अपनी कलम से सजाने का काम उस जमाने की सबसे मशहूर और दिग्गज जोड़ी सलीम जावेद ने किया था, जिनके लिखे संवाद आज भी लोगों की जुबान पर रहते हैं। इस फिल्म के निर्माता मुशीर रियाज थे, जिन्होंने इस बड़े प्रोजेक्ट पर अपना पैसा लगाया था। इस चलचित्र की सबसे बड़ी और खास बात यह थी कि इसमें अभिनय की दुनिया के दो सबसे बड़े सितारे यानी अभिनय के सम्राट दिलीप कुमार और सदी के महानायक अमिताभ बच्चन पहली और आखिरी बार एक साथ बड़े पर्दे पर नजर आए थे। इन दोनों के अलावा इस कहानी में राखी गुलजार, स्मिता पाटिल, कुलभूषण खरबंदा और अमरीश पुरी जैसे मुझे हुए कलाकारों ने भी अपने अभिनय का जलवा बिखेरा था। ये चलचित्र उस समय इतनी ज्यादा पसंद की गई कि इसने फिल्मफेयर के 4 सबसे बड़े पुरस्कार अपने नाम किए, जिसमें सबसे बेहतरीन फिल्म, सबसे बेहतरीन पटकथा, सबसे बेहतरीन ध्वनि संपादन और दिलीप कुमार साहब के लिए सबसे बेहतरीन अभिनेता का पुरस्कार शामिल था। ये पूरी कहानी दरअसल तमिल भाषा की एक बहुत ही सफल फिल्म थंगपथक्कम से प्रेरित होकर बनाई गई थी। कमाई के मामले में भी यह फिल्म साल 1983 की सबसे बड़ी फिल्मों की सूची में 9वें स्थान पर रही थी। इस फिल्म में दिलीप कुमार और अमिताभ बच्चन दोनों को ही मुख्य अभिनेता के पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था, जिसे अंत में दिलीप कुमार साहब ने अपने नाम किया। इस फिल्म के बारे में बात करते हुए निर्देशक रमेश सिप्पी ने खुद कहा था कि अमिताभ बच्चन ने जिस तरह से एक अंदर से टूटे हुए और दुखी बेटे का किरदार निभाया है, वैसा कोई दूसरा अभिनेता कभी नहीं कर सकता था। आज हम इसी कमाल की और जज्बातों से भरी कहानी के हर अच्छे और कमजोर पहलू पर बहुत ही आसान, सीधी और आम बोलचाल की भाषा में बात करेंगे, ताकि आपको ऐसा महसूस हो जैसे कोई दोस्त आपके सामने बैठकर 70 और 80 के दशक की एक यादगार दास्तान सुना रहा है। इस बेहद भावुक और पारिवारिक कहानी की शुरुआत एक रेलवे स्टेशन से होती है, जहां चारों तरफ यात्रियों की भीड़ लगी हुई है और गाड़ियों के आने जाने का शोर सुनाई दे रहा है। इसी स्टेशन पर पुलिस विभाग से सेवानिवृत्त यानी रिटायर हो चुके कमिश्नर अश्विनी कुमार, जिनका किरदार दिलीप कुमार साहब ने निभाया है, खड़े होकर किसी का इंतजार कर रहे हैं। वे वहां अपने पोते रवि का स्वागत करने आए हैं, जो अभी अभी अपनी बड़ी परीक्षा पास करके शहर वापस लौटा है। रवि अब समझदार और जवान हो चुका है। जब दादा अश्विनी कुमार अपने पोते से उसके आगे के जीवन के बारे में पूछते हैं कि उसने अपने भविष्य के लिए क्या सोचा है, तो रवि बिना एक पल गंवाए बहुत ही गर्व के साथ जवाब देता है कि वह भी अपने दादा की तरह एक ईमानदार पुलिस अधिकारी बनना चाहता है और देश की सेवा करना चाहता है। अपने पोते के मुंह से यह बात सुनकर अश्विनी कुमार का चेहरा गंभीर हो जाता है। वे रवि को अपने पास बैठाते हैं और बहुत ही शांत आवाज में कहते हैं कि एक सच्चे पुलिस वाले की जिंदगी का रास्ता कांटों से भरा होता है, जहां इंसान को अपने फर्ज के लिए बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। वे रवि से कहते हैं कि अपना फैसला बदलने के लिए वो एक बार फिर सोच ले। इसके बाद अश्विनी कुमार अपने अतीत के पन्नों को पलटते हैं और रवि को अपने जीवन की वह दर्दनाक कहानी सुनाना शुरू करते हैं, जिसे सोचकर आज भी उनका दिल कांप उठता है। यहां से कहानी भूतकाल में चली जाती है। अतीत में अश्विनी कुमार का एक बहुत ही छोटा, सुखी और हंसता खेलता परिवार था। उनके घर में उनकी प्यारी पत्नी शीतल, जिसका किरदार राखी जी ने निभाया है, और उनका इकलौता छोटा बेटा विजय था। अश्विनी कुमार शहर के एक बहुत ही कड़क और कानून को मानने वाले पुलिस अधिकारी थे, जिनका एकमात्र मकसद शहर से अपराध को पूरी तरह खत्म करना था। इसी दौरान उनका सामना शहर के सबसे बड़े, खूंखार और ताकतवर अपराधी जेके वर्मा से होता है, जिसका किरदार अमरीश पुरी साहब ने निभाया है। जेके के बढ़ते हुए अपराधों पर लगाम लगाने के लिए और उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ने के लिए अश्विनी कुमार उसके सबसे खास और वफादार गुंडे यशवंत को गिरफ्तार कर लेते हैं। यशवंत की गिरफ्तारी से जेके का धंधा चौपट होने लगता है और वह पूरी तरह बौखला जाता है। अपने आदमी को छुड़ाने के लिए जेके एक बहुत ही घटिया और खतरनाक चाल चलता है। वो स्कूल से घर लौट रहे अश्विनी कुमार के छोटे बेटे विजय का अपहरण यानी कि किडनैप कर लेता है। विजय को अपने कब्जे में लेने के बाद जेके
सीधे पुलिस अधिकारी अश्विनी कुमार को फोन करता है और उनके सामने एक सौदा रखता है। वो कहता है कि अगर वे अपने बेटे की सलामती चाहते हैं तो उन्हें अपराधी यशवंत को तुरंत छोड़ना होगा, नहीं तो वे अपने बेटे की लाश देखने के लिए तैयार रहें। अश्विनी कुमार एक ऐसे पुलिस वाले थे जिनके लिए कानून और देश का फर्ज उनके अपने परिवार से भी ऊपर था। वे फोन पर जेके को बहुत ही कड़क आवाज में जवाब देते हैं कि कानून किसी अपराधी के सामने नहीं झुकेगा। वे कहते हैं कि भले ही इस प्रक्रिया में उनका इकलौता बेटा मारा जाए, लेकिन वे अपने फर्ज के साथ गद्दारी नहीं करेंगे और किसी मुजरिम को नहीं छोड़ेंगे। अश्विनी कुमार को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि जेके उनकी इस पूरी बातचीत को एक टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर रहा है। जेके उस कमरे में जाता है जहां छोटा विजय बंधा हुआ बैठा है और वो उस टेप को विजय के सामने बजा देता है। जब छोटा विजय अपने ही सगे पिता की आवाज उस मशीन में सुनता है तो उसका मासूम दिल पूरी तरह टूट जाता है। उसे विश्वास नहीं होता कि उसके अपने पिता के लिए उसकी जान की कोई कीमत नहीं है और वे उसे अपराधियों के हाथों मरने के लिए छोड़ सकते हैं। पिता की इस बेरुखी और कड़वी बात को सुनकर विजय के मन में अपने पिता के प्रति एक गहरी नफरत और घाव बन जाता है, जो समय के साथ कभी नहीं भर पाता। जब विजय को समझ आ जाता है कि उसके पिता उसे बचाने के लिए कोई कदम नहीं उठाने वाले हैं, तो वो खुद ही उस कैद से भागने का फैसला करता है। वो मौका देखकर अपराधियों के चंगुल से भाग निकलता है। जेके के सारे गुंडे जंगल और सड़कों पर उस छोटे बच्चे को ढूंढने के लिए फैल जाते हैं। इसी खोजबीन के दौरान जेके के गिरोह का ही एक दूसरा आदमी, जिसका नाम केडी नारंग है, जिसका किरदार कुलभूषण खरबंदा ने निभाया है, विजय को एक जगह छुपा हुआ देख लेता है। लेकिन नारंग के दिल में उस बेबस और डरे हुए बच्चे को देखकर दया आ जाती है। वो जेके से गद्दारी करके उस बच्चे को नुकसान पहुंचाने के बजाय उसे चुपचाप वहां से सुरक्षित भगा देता है। दूसरी तरफ पुलिस को जेके के ठिकाने का पता तो चल जाता है और वे वहां छापा भी मारते हैं, लेकिन तब तक विजय वहां से जा चुका होता है। विजय किसी तरह अकेले ही भटकते हुए सही सलामत अपने घर पहुंच जाता है। घर पहुंचने पर उसकी मां उसे गले से लगा लेती है, लेकिन विजय का व्यवहार अपने पिता के प्रति पूरी तरह बदल जाता है। वो अपने पिता से बात करना बंद कर देता है और उनसे दूरी बना लेता है। इधर जब जेके को पता चलता है कि विजय को भगाने के पीछे नारंग का हाथ था, तो नारंग और जेके एक दूसरे के जानी दुश्मन बन जाते हैं। साल दर साल बीतते जाते हैं और समय का पहिया तेजी से घूमता है। छोटा विजय अब एक गबरू जवान बन चुका है, जिसका किरदार अमिताभ बच्चन साहब ने निभाया है। विजय के दिल में अपने पिता के लिए जो नफरत बचपन में पैदा हुई थी, वह अब और भी ज्यादा बड़ी और गहरी हो चुकी है। वह अपने पिता के कानून के प्रति अंधे प्यार को जरा भी पसंद नहीं करता और हर समय उनसे उखड़ा उखड़ा रहता है। इसी बीच एक दिन रास्ते से गुजरते हुए विजय की नजर एक सुंदर लड़की रोमा पर पड़ती है, जिसका किरदार स्मिता पाटिल ने निभाया है। कुछ लफंगे और आवारा लड़के रोमा को घेरकर उसे परेशान कर रहे होते हैं। विजय अपनी बहादुरी दिखाते हुए उन चारों गुंडों की जमकर धुनाई कर देता है और रोमा को सुरक्षित उनके चंगुल से बचा लेता है। इस घटना के बाद विजय और रोमा के बीच जान पहचान बढ़ती है और धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। उनके बीच एक गहरा और सच्चा प्यार पनपने लगता है। विजय एक नौकरी की तलाश में शहर के एक बड़े होटल में जाता है। वहां उसका इंटरव्यू चल रहा होता है। तभी उस होटल के मालिक, जो कि कोई और नहीं बल्कि वही केडी नारंग हैं, वहां से गुजरते हैं। वे इंटरव्यू के बीच में आते हैं और जैसे ही उनकी नजर विजय पर पड़ती है, वे उसे तुरंत नौकरी पर रख लेते हैं। विजय भी नारंग को पहचान लेता है कि यह वही फरिश्ता है जिसने बचपन में अपराधियों के चंगुल से उसकी जान बचाई थी। विजय के मन में नारंग के लिए बहुत सम्मान था और वह मानता था कि उसकी यह जिंदगी नारंग की ही दी हुई है। इसलिए वो तय करता है कि वह नारंग के लिए किसी भी पद पर काम करने को तैयार है। वो नारंग के वफादार के रूप में उनके साथ जुड़ जाता है। इस समय तक जेके और केडी नारंग के बीच का अवैध धंधों का झगड़ा बहुत बढ़ चुका था और वे दोनों शहर में एक दूसरे के व्यापार को बर्बाद करने में लगे हुए थे। जेके को लगता है कि अगर उसे शहर पर राज करना है तो उसे नारंग नाम के इस कांटे को अपने रास्ते से हमेशा के लिए हटाना होगा। जेके अपने गुंडों को भेजकर नारंग को जान से मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी विजय अपनी सूझबूझ और बहादुरी से वहां पहुंच जाता है और अपनी जान पर खेलकर नारंग को बचा लेता है। इस हादसे के बाद विजय नारंग के सामने भावुक हो जाता है और कहता है कि आपने मेरी जान बचपन में बचाई थी और आज मैंने अपना फर्ज पूरा किया। यहां से विजय नारंग का सबसे खास और दाहिना हाथ बन जाता है और उसके सभी गैर कानूनी कामों को संभालने लगता है।
जब जेके को पता चलता है कि नारंग को मारने की उसकी योजना फेल हो गई है, तो वह अपने आदमियों पर बुरी तरह गुस्सा होता है। उसके गुंडे बताते हैं कि अश्विनी कुमार के बेटे विजय की वजह से सब गड़बड़ हो गया। गुस्से में पागल जेके एक नई और खौफनाक योजना बनाता है कि वह सबसे पहले विजय को मारेगा, उसके बाद नारंग का खात्मा करेगा और अंत में पुलिस कमिश्नर अश्विनी कुमार को मौत की नींद सुला देगा। इधर जब अश्विनी कुमार को पता चलता है कि उनका सगा बेटा विजय शहर के एक जाने माने अपराधी केडी नारंग का दाहिना हाथ बन चुका है और गलत कामों में लिप्त है, तो उनका खून खौल उठता है। वे विजय को बुलाकर बहुत डांटते हैं और उसे सुधरने के लिए कहते हैं, लेकिन विजय उनकी एक नहीं सुनता। अंत में मजबूर होकर अश्विनी कुमार अपने ही बेटे को अपने घर से निकल जाने के लिए कह देते हैं। घर से निकलने के बाद विजय रोमा के पास चला जाता है और वे दोनों बिना शादी किए ही एक साथ एक छोटे से घर में रहने लगते हैं। विजय की मां शीतल अपने बेटे की इस हालत से बहुत दुखी होती है। वो चुपके से विजय से मिलने जाती है और रोते हुए उससे विनती करती है कि वह इस अपराध की दुनिया को छोड़ दे और वापस सही रास्ते पर आ जाए, लेकिन विजय अपनी मां को समझाता है कि अब बहुत देर हो चुकी है और वह पीछे नहीं हट सकता। कुछ समय बाद रोमा विजय को बताती है कि वह मां बनने वाली है और उसके आंगन में उसका बच्चा आने वाला है। अपने बच्चे की खबर सुनकर विजय बहुत खुश होता है और वह रोमा से कोर्ट में जाकर शादी कर लेता है। एक रात विजय और रोमा शहर के एक बड़े रेस्तरां में खाना खा रहे होते हैं। वहां माहौल बहुत शांत और खुशनुमा होता है। तभी गणपत राय नाम का एक शराबी इंसान लड़खड़ाते हुए रोमा के पास आता है और उसके सामने शादी का प्रस्ताव रखकर बदतमीजी करने लगता है। अपनी पत्नी के साथ ऐसी बदसलूकी देखकर विजय का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो उस शराबी को पकड़कर रेस्तरां के बीच में ही बुरी तरह पीटना शुरू कर देता है। तभी नीले रंग के कपड़े पहने 2 अजनबी आदमी वहां आते हैं और वे बीच अचाव करके उस शराबी गणपत राय को होटल से बाहर ले जाते हैं। बाहर ले जाने के बाद कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। दरअसल उन दोनों आदमियों ने ही गणपत राय को पैसे देकर रेस्तरां के अंदर विजय और रोमा के साथ नाटक करने के लिए भेजा था, ताकि कोई बड़ी साजिश रची जा सके। रेस्तरां से थोड़ी दूर ले जाकर वे दोनों नीले कपड़े वाले आदमी गणपत राय की पीठ में चाकू घोंपकर उसकी बेरहमी से हत्या कर देते हैं। अगली सुबह जब विजय अपने घर लौट रहा होता है तो उसे रास्ते में ही पुलिस की गाड़ियां घेर लेती हैं। अश्विनी कुमार के सबसे वफादार और ईमानदार पुलिस अधिकारी सुधाकर के हाथ में विजय के नाम का अरेस्ट वारंट होता है। सुधाकर विजय को बताते हैं कि उस पर गणपत राय की हत्या का संगीन आरोप लगा है। विजय को गिरफ्तार करके पुलिस हिरासत में ले लिया जाता है। जब इस मामले की पूरी जांच होती है और अदालत के सामने ये साबित हो जाता है कि विजय उस समय रेस्तरां के अंदर था और हत्या बाहर हुई थी, तो कोर्ट उसे बेकसूर मानकर जेल से रिहा कर देता है। इस झूठे आरोप और पुलिस के इस व्यवहार से विजय का कानून पर से भरोसा पूरी तरह उठ जाता है। जेल से बाहर आने के बाद वो पूरी तरह से नारंग के साथ जुड़ जाता है और उसके हर काले धंधे को बड़े पैमाने पर संभालने लगता है। कहानी में टकराव तब और बढ़ जाता है जब जेके के आदमी केडी नारंग की सामान से लदी एक बहुत बड़ी गाड़ी को रास्ते में ही लूट लेते हैं। जब विजय को इस बात का पता चलता है तो वो नारंग से कहता है कि वो खुद अकेले जाकर उस गाड़ी को वापस लेकर आएगा। नारंग उसे मना करता है, लेकिन विजय जिद पर अड़ जाता है। विजय उस रास्ते पर जाता है जहां से जेके की गाड़ी गुजरने वाली थी। जैसे ही जेके वहां से अपनी शानदार गाड़ी में गुजरता है, विजय अपनी बुद्धिमानी से उसे रास्ते में ही दबोच लेता है। विजय जेके को अपने कब्जे में लेकर उसकी आंखों में आंखें डालकर कहता है कि पहचान मुझे, मैं वही छोटा बच्चा हूं जिसे तूने सालों पहले स्कूल से उठाया था और मैं इतने सालों से तुझसे अपना बदला लेने का इंतजार कर रहा था। ये सुनकर जेके के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और उसके चेहरे पर मौत का डर साफ दिखने लगता है। इसके बाद जेके के बहुत सारे गुंडे विजय पर हमला कर देते हैं। विजय अकेले ही उन सब अपराधियों से लोहे के चने चबाता है और उनकी जमकर धुनाई करता है। वो उन सबको धूल चटाकर नारंग की लूटी हुई गाड़ी को वापस अपने कब्जे में लेता है और उसे चलाकर सुरक्षित नारंग के पास ले आता है। इधर शहर के अखबारों और पत्रकारों के बीच ये बात आग की तरह फैल जाती है कि शहर का सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी डिप्टी कमिश्नर अश्विनी कुमार है, लेकिन उसका अपना ही सगा बेटा शहर के सबसे बड़े अपराधी गिरोह का मुख्य सरगना बन चुका है। पत्रकार अश्विनी कुमार पर उंगलियां उठाने लगते हैं और उनके फर्ज पर शक करने लगते हैं। इस बढ़ते दबाव को देखकर पुलिस कमिश्नर, जिनका किरदार महान अभिनेता अशोक कुमार साहब ने निभाया है, अश्विनी कुमार को अपने दफ्तर में बुलाते हैं। वे बहुत ही प्यार से अश्विनी कुमार को समझाते हैं कि इस मामले में उनका अपना बेटा शामिल है,
इसलिए वे इस केस से खुद को अलग कर लें और छुट्टी पर चले जाएं। लेकिन अश्विनी कुमार का स्वाभिमान और उनका फर्ज उन्हें ऐसा करने की इजाजत नहीं देता। वे कमिश्नर साहब से हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि उन्हें सिर्फ 48 घंटे यानी 2 दिन का समय दिया जाए। वे वादा करते हैं कि इन 2 दिनों के भीतर वे अपने सगे बेटे विजय और शहर के बाकी सभी खतरनाक अपराधियों को सलाखों के पीछे डाल देंगे, और अगर वे ऐसा करने में नाकाम रहे तो वे खुद अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। अश्विनी कुमार अपनी पुलिस फोर्स को लेकर शहर में एक बहुत बड़ा अभियान शुरू करते हैं। वे ताबड़तोड़ छापेमारी करके केडी, नारंग, विजय और जेके के गिरोह के ज्यादातर गुंडों को गिरफ्तार करके जेल में डाल देते हैं। लेकिन इस पूरी कार्रवाई के बीच मुख्य विलेन जेके किसी तरह पुलिस की आंखों में धूल झोंककर भागने में कामयाब हो जाता है और छुप जाता है। जेके को समझ आ जाता है कि जब तक अश्विनी कुमार जिंदा हैं, वो कभी चैन से नहीं जी पाएगा। वो अपनी सारी मुसीबतों को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए खुद अपने हाथों से अश्विनी कुमार को मारने की कसम खाता है। एक रात जब अश्विनी कुमार अपने घर में अकेले बैठे होते हैं, जेके चुपके से उनके घर में घुस जाता है और अपनी बंदूक निकालकर अश्विनी कुमार पर गोली चला देता है। लेकिन तभी उनकी पत्नी शीतल दौड़कर बीच में आ जाती है और अपने पति को बचाने के लिए उस जानलेवा गोली को अपने सीने पर खा लेती है। शीतल तड़पकर वहीं जमीन पर गिर जाती है और अपने पति की बाहों में दम तोड़ देती है। जेके वहां से भाग निकलता है। जब जेल में बंद विजय को यह खबर मिलती है कि जेके ने उसकी सगी मां की बेरहमी से हत्या कर दी है, तो उसका गुस्सा काबू से बाहर हो जाता है। उसकी आंखों में खून उतर आता है। वो जेल की सलाखों को तोड़कर और पुलिस वालों को चकमा देकर वहां से भाग निकलता है। अब विजय का एकमात्र मकसद पुलिस के कानून के जरिए नहीं, बल्कि खुद अपने हाथों से जेके की गर्दन काटकर अपनी मां की मौत का बदला लेना था। विजय शहर के कोने कोने में जेके को ढूंढना शुरू करता है। इसी तलाश के दौरान वो अपराधियों के एक गुप्त अड्डे पर पहुंचता है, जहां जेके के 4 मुख्य गुंडे मौजूद थे। विजय बहुत ही शांत लेकिन खतरनाक आवाज में उनसे कहता है कि मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, मुझे सिर्फ जेके का पता बता दो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। लेकिन वे चारों गुंडे अपनी ताकत के घमंड में विजय पर लाठी और चाकुओं से हमला कर देते हैं। विजय अकेले ही काल बनकर उन चारों पर टूट पड़ता है और अपनी ताकत के बल पर उन चारों अपराधियों को वहीं ढेर कर देता है। मरने से पहले उनमें से एक गुंडा डर के मारे विजय को बता देता है कि जेके नकली पासपोर्ट और जाली कागजात बनाकर आज ही रात को हवाई जहाज से देश छोड़कर भागने की फिराक में है। सच जानने के बाद विजय उस गुंडे को पानी के बड़े टैंक में धकेल देता है, जहां डूबने से उसकी मौत हो जाती है। इस पुख्ता जानकारी के मिलते ही विजय बिना समय गंवाए सीधे शहर के हवाई अड्डे की तरफ दौड़ता है। हवाई अड्डे पर भारी सुरक्षा बल तैनात था और हर आने जाने वाले पर नजर रखी जा रही थी। जेके अपना भेष बदलकर, नकली मूंछें और चश्मा लगाकर चुपके से विमान की तरफ बढ़ रहा था। लेकिन विजय की चीते जैसी नजरें उसे पहचान लेती हैं। विजय जोर से जेके का नाम पुकारता है। जेके पीछे मुड़कर देखता है और घबराकर भागने लगता है। विजय उसके पीछे दौड़ता है। हवाई अड्डे के रनवे पर दोनों के बीच एक आखिरी और बहुत ही खतरनाक लड़ाई होती है। जेके विजय पर वार करने की कोशिश करता है, लेकिन विजय के भीतर अपनी मां की मौत का जो गुस्सा था, वो ज्वालामुखी बनकर फटता है। विजय जेके को उठाकर जमीन पर पटकता है और अंत में अपनी बंदूक से जेके के सिर में गोली मारकर उसे हमेशा के लिए मौत की नींद सुला देता है। इस तरह विजय अपनी मां की हत्या का बदला पूरा कर लेता है। तभी कहानी अपने सबसे दर्दनाक मोड़ पर पहुंचती है। पुलिस कमिश्नर अश्विनी कुमार भी अपनी पुलिस टीम के साथ हवाई अड्डे पर पहुंच जाते हैं। वे देखते हैं कि जेके मर चुका है और विजय वहां से भागने की कोशिश कर रहा है। अश्विनी कुमार अपने बेटे को रुकने के लिए कहते हैं और चिल्लाते हैं कि विजय रुक जाओ, कानून को अपने हाथ में मत लो, खुद को पुलिस के हवाले कर दो। लेकिन विजय को पता था कि अब वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं बचा है। वो अपने पिता की बात अनसुनी करके आगे भागने लगता है। अश्विनी कुमार के सामने एक तरफ उनका सगा बेटा था और दूसरी तरफ उनकी जिंदगी भर का कमाया हुआ फर्ज और कानून की कसम थी। उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगती है। भारी मन और कांपते हाथों से अश्विनी कुमार अपनी सरकारी बंदूक का ट्रिगर दबा देते हैं। गोली सीधे विजय की पीठ में लगती है। विजय लड़खड़ाकर वहीं जमीन पर गिर जाता है और खून से लथपथ हो जाता है। अपने बेटे को गिरता देख अश्विनी कुमार अपनी बंदूक फेंककर पागलों की तरह दौड़ते हुए उसके पास पहुंचते हैं। वे विजय के सिर को अपनी गोद में उठा लेते हैं और फूट फूट कर रोने लगते हैं।
विजय की सांसें उखड़ रही होती हैं और उसकी आंखों से भी आंसू बह रहे होते हैं। अपने जीवन के इस आखिरी पल में विजय को अपनी सभी गलतियों का एहसास होता है। वह अपने पिता के चेहरे को देखता है, जिसके चेहरे पर एक बेबस बाप का दर्द साफ झलक रहा था। विजय बहुत ही धीमी और टूटती हुई आवाज में अपने पिता से कहता है कि पिताजी, मुझे माफ कर देना। मुझे आपसे कभी कोई नफरत नहीं थी, मैं तो बस बचपन की उस बात से डर गया था। मैं आपसे हमेशा बहुत ज्यादा प्यार करता था। अपने पिता की गोद में सिर रखे हुए ही विजय हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर लेता है और इस दुनिया को अलविदा कह देता है। एक बाप अपने ही हाथों अपने बेटे की लाश को छाती से लगाकर आसमान की तरफ देखकर रो पड़ता है। यहाँ पर अश्विनी कुमार की कहानी खत्म होती है और दृश्य वापस वर्तमान समय में उसी रेलवे स्टेशन पर आ जाता है। बूढ़े अश्विनी कुमार की आंखों में अभी भी आंसू थे और उनका पूरा शरीर इस दर्दनाक याद से कांप रहा था। वे अपने पोते रवि का हाथ पकड़ते हैं और रोते हुए पूछते हैं कि बेटा, अब तुमने मेरे जीवन का ये सबसे कड़वा और भयानक सच सुन लिया है। क्या तुम अभी भी एक पुलिस अधिकारी बनने के अपने इस फैसले पर कायम हो? क्या तुम अभी भी इस कांटों भरे रास्ते पर चलना चाहते हो? रवि अपने दादा की आंखों में देखता है और फिर पूरी दृढ़ता और हिम्मत के साथ जवाब देता है कि हाँ दादाजी, इस कहानी को सुनने के बाद मेरा इरादा और भी ज्यादा मजबूत हो गया है। मैं जरूर एक ईमानदार पुलिस वाला बनूंगा और आपके अधूरे सपनों को पूरा करूंगा। अपने पोते का ये जज्बा देखकर अश्विनी कुमार के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है। वहां खड़ी विजय की विधवा और रवि की मां रोमा भी अपने बेटे के सिर पर हाथ रखकर उसे अपना आशीर्वाद देती है। इसके बाद रवि अपने दादा और मां के पैर छूकर आशीर्वाद लेता है और ट्रेन में बैठकर अपनी आगे की पढ़ाई और ट्रेनिंग के लिए रवाना हो जाता है। ये दृश्य ये दिखाता है कि इंसान का शरीर मर सकता है, लेकिन फर्ज और सच्चाई की ताकत कभी नहीं मरती और वह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हमेशा जिंदा रहती है। अब जब हमने इस पूरी शानदार और दिल को झकझोर देने वाली कहानी को बहुत ही अच्छे से समझ लिया है, तो चलिए इस ऐतिहासिक चलचित्र के सकारात्मक पहलुओं यानी इसकी खूबियों और मेरिट्स के बारे में बहुत ही गहराई से बात करते हैं। दो महान अभिनेताओं की बेमिसाल अदाकारी इस फिल्म की सबसे बड़ी खूबी और इसकी सबसे बड़ी ताकत इसके दो मुख्य कलाकार यानी दिलीप कुमार और अमिताभ बच्चन हैं। इन दोनों दिग्गजों को एक साथ एक ही फ्रेम में देखना किसी सपने के सच होने जैसा था। दिलीप कुमार साहब ने एक ऐसे पुलिस अधिकारी का किरदार निभाया है जो अपने फर्ज के आगे किसी भी चीज को नहीं देखता, चाहे वो उसका अपना सगा बेटा ही क्यों न हो। उनके चेहरे का ठहराव, उनकी दमदार आवाज और उनकी आंखों का सुनापन दर्शकों के दिल में सीधे उतर जाता है। वहीं दूसरी तरफ अमिताभ बच्चन ने एक ऐसे घायल और अंदर से टूटे हुए बेटे का किरदार निभाया है जो अपने पिता के प्यार के लिए तरसता है लेकिन बाहर से नफरत का मुखौटा पहने रहता है। जब भी ये दोनों कलाकार पर्दे पर एक दूसरे के सामने आते हैं तो उनके बीच की बातचीत और उनके चेहरे के हाव भाव देखकर दर्शक अपनी सांसें रोक लेते हैं। दोनों ने एक दूसरे को टक्कर देते हुए जो अभिनय किया है वह भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक मिसाल बन चुका है। सलीम जावेद की लाजवाब पटकथा और संवाद इस चलचित्र की दूसरी सबसे बड़ी खूबी इसकी कहानी और इसके लिखे गए संवाद हैं। सलीम जावेद की जोड़ी ने बाप और बेटे के बीच के वैचारिक मतभेद और उनके आपसी टकराव को बहुत ही खूबसूरती से कागज पर उतारा था। फिल्म का हर एक संवाद बहुत ही तार्किक और वजनदार है। कोई भी किरदार गलत नहीं लगता। दर्शक बाप की जगह रहकर सोचते हैं तो बाप सही लगता है और जब बेटे के नजरिए से देखते हैं तो बेटे का दर्द भी बिल्कुल जायज महसूस होता है। कहानी में जो सस्पेंस और ड्रामा बुना गया है वो शुरू से लेकर अंत तक दर्शकों को बांधकर रखता है और कहीं भी कहानी की रफ्तार को सुस्त नहीं होने देता। रमेश सिप्पी का बेहतरीन निर्देशन। निर्देशक रमेश सिप्पी ने इस फिल्म को बहुत ही सधे हुए अंदाज में निर्देशित किया है। शोले जैसी भव्य फिल्म बनाने के बाद उनके ऊपर एक बहुत बड़ा दबाव था, लेकिन उन्होंने शक्ति में किसी भी तरह का फालतू तड़क भड़क दिखाने के बजाय मानवीय भावनाओं और पारिवारिक रिश्तों के टकराव पर ज्यादा ध्यान दिया। उन्होंने हर एक दृश्य को बहुत ही बारीकी से फिल्माया है, खासकर टेलीफोन वाली बातचीत का दृश्य जहां छोटा विजय अपने पिता की आवाज सुनता है और हवाई अड्डे का आखिरी क्लाइमैक्स दृश्य जहां एक बाप अपने ही बेटे पर गोली चलाता है। इन दृश्यों में निर्देशक की कला साफ दिखाई देती है। मजबूत सहायक कलाकार। इस फिल्म में केवल मुख्य कलाकार ही नहीं बल्कि सहायक कलाकारों ने भी अपनी भूमिकाओं के साथ पूरा न्याय किया है। राखी गुलजार ने एक ऐसी मां और पत्नी का किरदार निभाया है जो अपने पति के फर्ज और बेटे की बगावत के बीच पिसती रहती है। उनकी सादगी और उनका रोना दर्शकों की आंखें नम कर देता है। स्मिता पाटिल ने रोमा के रूप में विजय की प्रेमिका और पत्नी की भूमिका को बहुत ही संजीदगी और गरिमा के साथ निभाया है।
कुलभूषण खरबंदा ने केडी नारंग के रूप में एक ऐसे अपराधी का किरदार निभाया जिसके दिल में इंसानियत है, और अमरीश पुरी ने जेके वर्मा के रूप में अपनी कड़क आवाज और डरावने अंदाज से कहानी में एक बहुत ही मजबूत और खूंखार विलेन की कमी को पूरा किया है। जहां इस चलचित्र में इतनी सारी खूबियां हैं और इसे एक मास्टरपीस माना जाता है, वहीं इसमें कुछ छोटे मोटे कमजोर पहलू और डिमेरिट्स भी हैं जिन पर बात करना जरूरी है। संगीत का ज्यादा असरदार न होना। रमेश सिप्पी की पिछली फिल्मों जैसे शोले या शान के मुकाबले शक्ति का संगीत थोड़ा कमजोर महसूस होता है। हालांकि राहुल देव बर्मन साहब ने इसका संगीत तैयार किया था, लेकिन फिल्म में कोई भी ऐसा गाना नहीं है जो दर्शकों की जुबान पर लंबे समय तक याद रहे। कहानी इतनी ज्यादा गंभीर और भारी थी कि इसमें गानों के लिए ज्यादा जगह नहीं बन पाई, और जो गाने रखे भी गए वे फिल्म के खत्म होने के बाद दर्शकों के दिमाग से उतर जाते हैं। संगीत के मामले में ये फिल्म उम्मीदों पर पूरी तरह खरी नहीं उतरती। अत्यधिक गंभीर और भारी माहौल। ये फिल्म शुरू से लेकर आखिर तक बहुत ही ज्यादा गंभीर, उदास और भारी माहौल में चलती है। फिल्म में हास्य या मनोरंजन के पल बिल्कुल ना के बराबर हैं। लगातार बाप और बेटे के बीच का तनाव और उनके घर का रोना धोना कुछ ऐसे दर्शकों को निराश कर सकता है जो सिनेमाघरों में केवल शुद्ध मनोरंजन और हल्के फुल्के पल बिताने के इरादे से जाते हैं। फिल्म का ये भारीपन बच्चों और युवाओं के एक बड़े वर्ग को थोड़ा थका देने वाला लग सकता है। धीमी रफ्तार और पुराना फॉर्मूला। फिल्म की कहानी कुछ जगहों पर, खासकर मध्यांतर के बाद, थोड़ी धीमी गति से आगे बढ़ती है। इसके अलावा एक पुलिस वाले का बेटा ही अपराधी बन जाए और बाप बेटे का आपस में टकराव हो, यह एक ऐसा फॉर्मूला था जो इस दौर के हिंदी सिनेमा में कई बार आजमाया जा चुका था। हालांकि दिलीप कुमार और अमिताभ बच्चन के अभिनय ने इस पुराने फॉर्मूले को एक नया जीवन दे दिया, लेकिन अगर कहानी के स्तर पर कुछ और नए ट्विस्ट और टर्न जोड़े जाते तो ये फिल्म और भी ज्यादा लाजवाब बन सकती थी। अगर हम इस पूरी लंबी चर्चा को एक साथ समेटे तो शक्ति भारतीय सिनेमा के इतिहास का एक बहुत ही अनमोल और चमचमाता हुआ हीरा है। ये फिल्म हमें ये बहुत बड़ी सीख देती है कि इंसान का फर्ज, उसके नियम और देश के प्रति उसकी वफादारी दुनिया के किसी भी सगे रिश्ते से हमेशा बड़ी होती है। कानून की नजर में सब बराबर होते हैं और अपराध का रास्ता चाहे कितना भी आकर्षक क्यों न लगे, उसका अंत हमेशा विनाश और दुख के साथ ही होता है। ये चलचित्र बेहतरीन लेखन, शानदार निर्देशन और अभिनय के दो सबसे बड़े महागुरुओं की जुगलबंदी का एक ऐसा दस्तावेज है जिसे हर सिनेमा प्रेमी को अपने जीवन में एक बार जरूर देखना चाहिए। अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से यह फिल्म आज भी दुनिया भर में बड़े ही सम्मान के साथ देखी और सराही जाती है।